हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 1। और चैप्टर 1 जो है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैनेजमेंट का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर आपने इस टॉपिक को मैनेजमेंट से अलग कर दिया तो आपका मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। और इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखी है कि इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ये एक वो प्रोसेस है जहां पर हम अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी के जितनी भी काम हो रहे हैं उन सबको एक साथ मिला के चलाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप सही तरह से अचीव कर पाओगे। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन आपका सेल्स डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा। तो होगा क्या? सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर डिससैटिस्फाई होगा जब वो सेल्स के पास जाएगा और सेल्स वाले उससे ढंग से बात नहीं करेंगे या उसको प्रोडक्ट ढंग से नहीं बताएंगे। तो होगा क्या? सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेहनत खराब हुई, प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों की मेहनत खराब हुई और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का भी पैसा बर्बाद हो गया। तो इससे क्या होगा? ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं ये सब एक साथ मिलके काम नहीं कर रही थी। इससे क्या हुआ? कंपनी को लॉस झेलना पड़ा। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे बिजनेस के अलग अलग पार्ट एक साथ मिलके चल रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एक ऐसी डेफिनेशन मिली मैनेजमेंट में जो यहां लिखी है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा हिस्सा है मैनेजमेंट का जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट है तो आपको कोऑर्डिनेशन के साथ उसको मिला के चलाना पड़ेगा। अगर आपने बिना कोऑर्डिनेशन के साथ मैनेजमेंट करने की कोशिश करी तो आपका काम असफल होगा, मतलब वो नहीं चलने वाला किसी भी कीमत पे। अब यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन के बारे में। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। एक सिंगल आदमी अगर काम कर रहा है तो उसे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंगल है। लेकिन जब 2 जने, 3 जने, 10 जने, 20 जने मिल के टीम में काम करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है। सिंगल आदमी पे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत सारे ग्रुप होता है, जब टीम होती है, तो वो कोऑर्डिनेटेड होकर अगर काम करेगी तो आपका काम जरूर अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेशन आप देखते होंगे अपनी क्रिकेट टीम में। अब सपोज करिए आपके क्रिकेट टीम में बैट्समैन भी होते हैं और आपके बॉलर्स भी होते हैं। अब सपोज करिए आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन आपके बैट्समैन अच्छे नहीं हैं, तो आपकी टीम जरूर हार जाएगी, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। सिर्फ बैटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका मैच आप जरूर हारने वाले हो। इसी तरह से अगर आपकी बैटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके बॉलर्स अच्छे नहीं है, वो आउट ही नहीं कर पा रहे, तो भी आपका काम नहीं होने वाला। तो अगर आपको क्रिकेट टीम का एक छोटा सा एग्जांपल है, वो जो टीम होती है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होगी तो ही जीतेगी, वरना वो नहीं जीत पाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट पे चलता है, सिंगल आदमी के एफर्ट पे नहीं चलता। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जब होगा तो आपके काम की शुरुआत होगी, मतलब आपके काम का क्या होगा? एक्शन शुरू हो जाएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन हम इसको कहते हैं। इसका मतलब जब आप कोऑर्डिनेशन करोगे
तो आपके सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलेंगे और सारे लोग जब मिलेंगे तो वो एक साथ सिंक्रोनाइज होके सारे लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन होगा, सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे, सारे डिपार्टमेंट एक गोल के लिए काम करेंगे, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोऑर्डिनेशन करा, कल करा, परसों करा, तरसों करा, उसके बाद बोल दिया भैया हो गया कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं होने वाला। कोऑर्डिनेशन हमें हर बार करना है। हर बार जब भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलेगा। अगर आपका काम कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो सारे डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेटेड रखे, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन हर जगह पे है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। आपका चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक डॉक्टर का क्लिनिक क्यों ना हो। सपोज करिए डॉक्टर तो टाइम पे आ रहा है लेकिन उसका स्टाफ ही टाइम पे नहीं आ रहा, तो भी ये कोऑर्डिनेटेड काम नहीं होगा। अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में टीचर्स तो आ गए लेकिन हो क्या रहा है कि टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा, तो स्कूल का काम ढंग से नहीं हो पाएगा। या स्कूल में बच्चे आ गए, टीचर नहीं आ रहे टाइम से, तो भी स्कूल का काम नहीं होगा, मतलब वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो लगता है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन में भी लगता है। हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं होने वाला। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन हम खुद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप, हमारे दिमाग में आ जाएगा चलो हम अपना आज कोऑर्डिनेशन कर लेते, नहीं। कोऑर्डिनेशन करवाने की जिम्मेदारी मैनेजर की है। अगर मैनेजर आपका ढंग का नहीं होगा तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं करवा पाएगा। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजर की। तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हो उन सबको आपस में कोऑर्डिनेटेड रखे। तो इसकी जिम्मेदारी मैनेजर को लेनी चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हम खुद नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन को करवाना पड़ता है। इसे कहते हैं डेलिब्रेट, मतलब वो हम खुद नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेशन का अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग क्यों कहते हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेयोल। तो फेयोल और कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स जो थे, मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने कहा कि भैया जो कोऑर्डिनेशन है वो अलग से एक सेपरेट मैनेजमेंट का फंक्शन माना जाए। लेकिन जो मॉडर्न आपके एक्सपर्ट्स हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला नहीं, कोऑर्डिनेशन जो होगा वो होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और उनमें जो ये बात कहने वाले लोग थे वो थे कुन्स और ओ'डॉनेल। तो कुन्स और ओ'डॉनेल ने क्या बोला कि यार कोऑर्डिनेशन तो प्लानिंग में भी लग रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में भी लग रहा है, स्टाफिंग में भी लग रहा है, डायरेक्टिंग में भी लग रहा है और कंट्रोलिंग में लग रहा है। तो कोऑर्डिनेशन तो सब में लग रहा है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे एक सेपरेट फंक्शन हो सकता है? इसे सेपरेट फंक्शन कहना सही नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन को तो हम ऐसा कह देते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है। किसका? मैनेजमेंट का। क्यों है? क्योंकि आप यहां देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्लानिंग में भी लग रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में भी लग रहा है, स्टाफिंग में भी लग रहा है, डायरेक्टिंग में भी लग रहा है, कंट्रोलिंग में भी लग रहा है। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? देखिए, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। अब सपोज करिए आप प्लानिंग कर रहे हो और आप जब प्लान्स बना रहे हो तो आपके प्लान्स अगर आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस प्लान के बाद मुझे कौन सा प्लान लगाना है, उसके फेलियर के बाद मुझे कौन सा प्लान लगाना है, अगर आपके प्लान्स आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, या अगर आपने प्लान बनाया कि अगर ये सक्सेस होता है तो मुझे क्या करना है और वो फेल होता है तो मुझे क्या करना है, अगर आपको इस तरह की प्लानिंग नहीं आती, अगर आप कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे प्लानिंग में, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो पहली बात, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग भी अच्छी नहीं होगी। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या आप अपने डिपार्टमेंटल की एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं, डिपार्टमेंट के जॉब पोजीशंस को डिसाइड करते हैं, अगर ये भी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनाइजिंग भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। जब हम लोगों को रखते हैं, अगर हमें यही नहीं पता कि किस पोजीशन में किसको बिठाना है, किसको क्या जॉब देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसका क्या गोल होगा, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो इसका मतलब
स्टाफिंग भी अधूरा है, किसके बिना? कोऑर्डिनेशन के बिना। तो स्टाफिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन जुड़ रहा है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, मतलब अगर हम जब काम करते हैं तो हम सब चीजों को डायरेक्शंस देते हैं। ऑब्वियसली याद है, मैनेजर, अगर आप देखोगे मैनेजर को सारा दिन वो करता ही क्या है? मैनेजर बस सबको ही बताता रहता है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, मतलब गाइडेंस देने का काम करता है मैनेजमेंट, वो मैनेजर। तो मैनेजर की जिम्मेदारी होती ही क्या है? वो मैनेजमेंट को चलाता है और चीजों को कोऑर्डिनेटेड रखता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो डायरेक्शन दे रहा है और उसके डायरेक्शन देने में भी काम ढंग से ना हो, तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहा। तो कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग भी मिलके साथ चलते हैं और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग भी मिलके साथ चलते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट में 5 प्रिंसिपल होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और हर किसी में कोऑर्डिनेशन लग रहा है। तो इसलिए से कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोऑर्डिनेशन को निकाल दिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए से कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद और दो जो टॉपिक है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है, चाहे टॉप हो, चाहे मिड हो, चाहे लो लेवल हो, और चाहे प्लेटफॉर्म एरिया क्यों ना हो। अगर आपने कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे नहीं लगाया, आपका काम कोऑर्डिनेट नहीं होगा, आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। कोऑर्डिनेशन की रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? मैनेजर लेगा। आप खुद नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन मैनेजर करवाता है। तो ये मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कि आपकी चीजों को क्या रखें? कोऑर्डिनेटेड रखें। और इसके बाद टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिड लेवल मैनेजर्स हैं, लो लेवल मैनेजर्स हैं। तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? नीचे देखरेख करना। मिड लेवल का क्या काम है? कि टॉप से भी कोऑर्डिनेशन रखना और लो से भी कोऑर्डिनेशन रखना। जो लो लेवल के मैनेजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है मिड लेवल से कोऑर्डिनेशन रखना और प्लेटफॉर्म एरिया से कोऑर्डिनेशन रखना। तो देखो, कोऑर्डिनेशन तो भैया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर 3 चीजें हैं: साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। इनका क्या मतलब है? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन का क्या फायदा। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो अब पहले का जमाना नहीं है कि जहां पे 4-5 बंदे बिठा लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नहीं, आज के जमाने में जो लोग हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक ही कंपनी में कम से कम 1-1, 2-2 हजार लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज में। आप देखिए, इतने सारे लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबका टेम्परामेंट अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग है। तो होता क्या है कि इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग विचार रखने वाले लोग जब एक साथ मिलाए जाते हैं ग्रुप एफर्ट में, तो हो सकता है कि वो ढंग से काम ना करें। तो इसलिए यहां पे जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे जो जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ एकजुट होकर जब काम करेंगे तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ऊपर उठने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंस आती है कोऑर्डिनेशन की, और वो कब आती है? जब आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो? बड़ा। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें थोड़ा कम कोऑर्डिनेशन में भी आप काम अच्छे से कर पाओगे। तो ये है सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी थोड़ी एक ही डिपार्टमेंट हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, स्टाफिंग डिपार्टमेंट एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो क्या ये सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, क्या उनमें बीच में लड़ाई नहीं होती होगी? बहुत बार हो जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं। तो अगर आपको सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना है तो फिर आपके पास आता है एक शब्द, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मिला के कैसे काम करवाओगे? तो ये है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब जब आप काफी सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिला के चलाना चाहते हो, एक गोल को अचीव करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, गोल तो कंपनी का एक ही है। सपोज करें कंपनी का गोल है कार बनाना, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसका डिजाइन बनाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस कार को बनाएगी, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका पोस्टर्स का, एड का, प्रमोशन का देखेगी, सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचने की कोशिश करेगी, और आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट उसके आफ्टर सेल सर्विसेज पे ध्यान रखेगी। अब देखो, सारे डिपार्टमेंट हैं, एक भी डिपार्टमेंट ने गड़बड़ी करी तो ब्रांड पे क्या लगेगा? लॉसेस का ठप्पा लग जाएगा।
इसीलिए यहां पे आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कोऑर्डिनेशन से होगा सारा काम तो सिस्टमैटिक होगा, वरना नहीं होगा। और इसके बाद है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। तो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड किया जाता है, और काम को ऐसे डिवाइड किया जाता है और ऐसे बंदे को, ऐसे एम्प्लॉय को वो काम दिया जाता है जो उसमें स्पेशलिस्ट हो। तो होगा क्या, जब हमारे काम को तरीके से डिवाइड हो जाएगी, जब हमारी एक्टिविटीज अच्छे से डिवाइड हो जाएंगी, जब लोग उनको तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारा एक प्रॉपर गोल अचीव हो जाएगा। मतलब हम लोग उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी उस काम को करने में। इसलिए कोऑर्डिनेशन होगा तो ये सारे काम हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये पूरा चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि उनके भी बिजनेस के डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको दूसरे चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।